इंटरनेशनल इवेंट है राजस्थान के इंटरेस्ट के अंदर। राजस्थान की इमेज जो है इन्वेस्ट फ्रेंडली कैसे बने, मुख्य उद्देश्य ये भी है। इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं समझता हूँ कि रोजगार जो है, हमने एस्टिमेट लगाया कि अगर ये पूरा हो जाए तो कहने ही क्या, फिर तो आप देख लीजिए कि 9 लाख तक के रोजगार मिल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमने जो एडवांस प्लानिंग करी है जिसका मैंने कहा कमिटेड और डिलीवर्ड हो चुका है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये मैसेज जाएगा, ये माहौल बनेगा, उसका लाभ आने वाले वक्त में राजस्थान के लोगों को मिलेगा। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इन्वेस्ट राजस्थान की, जो 7 और 8 अक्टूबर को होगा। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उस पर। 10,44,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं, कुछ में एलओआई जारी किया गया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि अब तक जो नहीं हुआ वो सब कुछ इसमें होगा। पहले अब तक ये रहा है कि जब भी कभी इस तरह के समिट होते हैं उसमें एमओयू साइन कराए जाते हैं, लेकिन हमने पहले करवाए हैं और धरातल पे चीजें उतरना शुरू हो गई हैं। अभी तक अगर इन्वेस्ट इस तरह के समिट्स की बात करें तो रेशो रहता है लगभग 20-22% तक, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि इस बार अलग होगा और राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सीएल यादव साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। 2 दिन का समिट है। पहले दिन धन कुबेरों की काफी यहाँ पे रेलम पेल रहेगी, जिसमें गौतम अडानी भी आ रहे हैं और अनिल अग्रवाल भी आ रहे हैं, मिस्टर मित्तल भी आ रहे हैं, सीके बिड़ला भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी आ रहे हैं। अगले दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव रखा हुआ है। तो अगर बात व्यापार जगत से करें, इस समिट को लेकर कितना उत्साह लोगों में? बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो जन टीवी का धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा ज्वलन चीज पे डिस्कस करते हैं। जी शुक्रिया। काफी हमारे साथी आज इंटेलिजेंट सीए दो हमारे मेरे साथ हैं, तो उन सभी के जो 7 लाख इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, सही का 4,192 एमओयू साइन अभी तक हो चुके हैं और 10.42 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। और उसमें जैसा समिट ये पहले भी होता आया है, माननीय जब पहले मुख्यमंत्री बने थे अशोक जी गहलोत, उस समय किए थे बस, फिर माननीय वसुंधरा राजे ने किया और फिर अब दोबारा ये कर रहे हैं। इसमें अडानी जी भी आ रहे हैं, भी आ रहे हैं, संजीव बजाज भी आ रहे हैं, सीके बिड़ला, इस तरह के लोग एनआरआई और इन्वेस्टर्स जो भाग रहे हैं। आज अडानी तो वर्ल्ड के टॉप, आपको सबको मालूम है कि आज उनका स्थान वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो चुका है। और इसके अलावा ये जो बाकी जो नाम जो राजस्थानी है, इनका मुख्य उद्देश्य जो है राजस्थानी लोगों को राजस्थान की माटी से जोड़ना। और ऐसे में क्योंकि ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा मैं, हर जगह और देश में तो सब जगह राजस्थानियों के हाथ में ही बिजनेस व्यापार हो गए, और ऐसे को आमंत्रित करके इनको माटी से जुड़ाव करने की ये भावना जो सरकार की है, ये वास्तव में अच्छी भावना है। इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिजल्ट मिलेगा। और इस बार जैसा सरकार बोल रही है, जैसा ब्यूरोक्रेट्स भी बोल रहे हैं, मंत्री लोग बोल रहे हैं कि इस बार हम खाली एमओयू साइन नहीं करेंगे, हम इसका शिलान्यास कार्यक्रम रखेंगे।
कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास में, जिस तरह कई बार इन्वेस्टमेंट समिट में लोग तो आते हैं, चलो ठीक पार्टी से जुड़ा हुए आए, अपना घूमे फिरे और स्टडी किए, लेकिन लास्ट में जाके वो फ्रूटफुल नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन इस बार इन्होंने जो सरकार की भावना जो अभी आई है उसमें यही है कि ये इसको धरातल पे लाके और शिलान्यास समारोह किया जाएगा, जिससे ये कार्य रूप में परिणित हो। और मैं तो यही कहना, क्योंकि ये राजस्थान की अभी पिछले 2 साल 3 साल से लगातार कोविड का पीरियड चला, उसमें सारे व्यापार उद्योग जगत की हालत पूरी इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड खराब रही। और ऐसे समय में कोविड के बाद में एक बात बता देना चाहूंगा, तो ये बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया और यूएसए की वर्ल्ड मैगजीन ने एक सर्वे किया था कोविड के बाद, जिसमें इंडिया को उसने पूरे वर्ल्ड में 5वां स्थान दिया इन्वेस्टमेंट बिजनेस के हिसाब से, और उसमें भी इंडिया में राजस्थान को पहला स्थान दिया गया, फर्स्ट स्थान इंडिया में। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है राजस्थान के लिए, हम व्यापारियों के लिए। हम चाहते हैं कि ये आए, जिससे यहाँ के राजस्थान के जो व्यापार उद्योग धंधे हैं इनको कुछ ना कुछ सहयोग और समर्थन मिलेगा, और हमारे व्यापार। मैं लौटूंगा सर आपके पास में, वापस मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। व्यापार जगत में बड़ी खुशी की लहर है, आप अपनी लहर को भी बता दीजिए, विपक्ष में कैसी लहर है? देखिए, अगर राजस्थान में इन्वेस्ट समिट होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, राजस्थान में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक आपने खुद ने बताया कि 20% से 22% से ज्यादा वो एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा एक ये कि अभी राजस्थान में हालात क्या है। अभी ये स्थिति है कि गहलोत जी का ये पता नहीं है कि वो 7 और 8 तारीख तक मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अफसरों को तो ये पता नहीं है कि सर समिट को किस तरह से करना है। दूसरा, 10,44,000 करोड़ रुपए के LOI MOU ये कर रहे हैं, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के हैं। उसमें मैक्सिमम है अडानी और अंबानी, और अडानी और अंबानी को तो ये पिछले 8 साल से गालियां बक रहे हैं। इनके नेता राहुल गांधी जी पानी पी पी के गाली बकते हैं। तो क्या आज से ये अडानी अंबानी को गाली बकना बंद कर देंगे क्या? कांग्रेस के लोग आज से अडानी अंबानी को गाली बकना बंद कर देंगे? गर्ग साहब, जो आपका सवाल है, ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम से मीडिया के जरिए उनसे पूछा गया था, जो आप कह रहे हैं वही। तो उनका इस पर यह तर्क था कि देखिए, हमारे नाम से कोई बुराई नहीं है, हम जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के जो कंडीशंस अगर उनको फॉलो करते हैं तो कोई भी आ सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अडानी जी आए, अंबानी जी आए, उनका वेलकम है, ये मुख्यमंत्री का कहना था। नहीं तो हम भी तो यही कह रहे हैं, तो फिर तकलीफ क्या है अडानी अंबानी से? फिर देश में अगर अडानी अंबानी अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रोजेक्ट लगाते हैं और हिंदुस्तान में अगर रोजगार के अवसर देते हैं तो इनको तकलीफ क्या है? फिर राहुल गांधी जी पानी पी के गालियां क्यों बकते हैं? दूसरा, इनके अफसर सुनते नहीं है। राजस्थान के अंदर सबसे महंगी बिजली है, सबसे महंगा पानी है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है राजस्थान में, तो उनको सुविधा है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक अखबार के अंदर मैंने देखा था, उसमें 10,000 करोड़ रुपए के MOU कैंसिल होने के कगार पे थे। वो ये कह रहे हैं कि साहब हम अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के यहाँ पे 10 चक्कर काट लिए, इसके बावजूद भी अधिकारी परमिशन नहीं दे रही। जब अधिकारी परमिशन नहीं दे रही तो ये 10,44,000 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में, राजस्थान में कैसे आएगा, ये मुझे बताइए। जब वो अधिकारी, जब वो इंडस्ट्री होता है, वो सरकार के चक्कर तो नहीं काटेगा, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटेगा, उसको तो रिजल्ट चाहिए। ये रिजल्ट देने में असमर्थ है। अभी पिछले 4 साल के जो रिपोर्ट है उसके अंदर आज बेरोजगार सड़कों पे है, बेरोजगार अपने धरना प्रदर्शन करते हैं। वापस आ रहा हूँ सर, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस लौटूंगा। CL यादव साहब हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। यादव साहब, समिट हो रहा है और अभी आपने सुरेश जी को भी सुना होगा, अरुण जी को भी सुना होगा। सुरेश जी का जो संदेह है वो ये है, तो अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो का जो स्लोगन कांग्रेस देती है, फिर उनको क्यों बुलाया जा रहा है, ये इनका एक सवाल है ये। और दूसरा, ये सरकार को लेकर के भी इनको संदेह है कि 7-8 तारीख तक होगा क्या। तो जरा आप भी बताएंगे, जवाब तो आपको देना है। देखिए साहब, भाजपा की हालत है खीसियाई बिल्ली खंबा नोच, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। कांग्रेस का अडानी अंबानी के लिए विरोध है उसके लिए कि जब 3 काले कानून बिना संसद में बहस के लाए जाते हैं किसानों के हितों के विपरीत, देश के हितों के विपरीत, तब उनका अडानी अंबानी का विरोध किया जाता है।
काले कानून काली तो भाजपा की नीति और नीयत है। आ रहे सर, गर्ग साहब लौट रहा हूँ, गर्ग साहब मैं लौटूंगा आपके पास। यादव साहब बोल रहे अपनी बात। गर्ग साहब को सुनो कि हमारा विरोध अडानी और अंबानी से नहीं है। अडानी और अंबानी जैसे लोगों को के फायदे के लिए जब 3 काले कानून लाए जाते हैं रात के अंधेरे में बिना संसद में बहस के, जब कोरोना काल चल रहा था 2020 में 3 ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, कहाँ जरूरत थी उस इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस लाने की, 5 ऑर्डिनेंस लाने की। तो उन नीतियों का विरोध है हमारा न अडानी से विरोध है, न हमारा अंबानी से विरोध है। हमारा उस प्रत्येक उद्यमी का स्वागत है जो देश के विकास में कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहता है, चाहे वो राजस्थान का लाल हो, चाहे भारत का लाल हो, चाहे वो मित्तल साहब हो, चाहे अग्रवाल साहब हो, चाहे अडानी साहब हो, चाहे अंबानी साहब हो, चाहे गर्ग साहब हो। गर्ग साहब का भी स्वागत करेंगे प्रदेश के डेवलपमेंट में, अग्रवाल साहब का भी स्वागत करेंगे, समानी साहब का भी स्वागत करेंगे और बाकी उद्यमियों का भी हमें स्वागत है। हम सबको साथ लेकर के राजस्थान को एक नए विकास के डगर पे हमने 4 साल में लाया है। जो आपने 2008 से 2013 तक सरकार की नीतियां देखी होगी, 2013 से 2018 तक नीतियों का क्या हुआ। रिफाइनरी का हश्र आपके सामने है, 2013 से 18 तक उस रिफाइनरी का क्या हुआ। यदि रिफाइनरी अपने समय पर कंप्लीट हो जाती तो आज राजस्थान की शक्ल और सूरत अलग होती। तो इसलिए भाजपा का आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कह दिया कि सरकार 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम कमिटमेंट और डिलीवरी के साथ काम करते हैं। हमने जो कहा सो किया। हमारे मुख्यमंत्री का सीधा संदेश है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम भाजपा मोदी जी की तरह नहीं है कि झूठ बोले जुमले बोले। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जनता के हित में करते हैं, गरीब को गणेश मात के करते हैं। हमारा देश का प्रदेश का गरीब कोई भूखा नहीं सोएगा। आपके सामने पूरी प्रोजेक्ट्स है, पूरी स्कीम्स है। मैं डेवलपमेंट के ऊपर आ रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। इधर उधर की फालतू बात, गर्ग साहब का उद्देश्य है कि फालतू की इधर उधर की बहस करें। इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर हमारे यादव साहब मैं लौट रहा हूँ आपके और गर्ग साहब दोनों के पास में लौटूंगा। जगदीश सोमानी जी के पास जाना चाहूंगा मैं। जगदीश सोमानी जी, सोमानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप भी एक इंडस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। एमएसएमई कॉन्क्लेव की बात कही गई है और उसके अलावा मुख्यमंत्री जी का दावा है, सरकार का दावा है कि हमने एमएसएमई पॉलिसी बनाई है, बड़ी राहत मिली है। और जो रिको के हमने ब्लॉक्स तैयार किए हैं, अभी जहां एसडीएम हेडक्वार्टर है वहां तक हम ब्लॉक लेकर के जा रहे हैं। 500 कुछ ब्लॉक्स इस तरह के बनेंगे राजस्थान के अंदर, जिनमें से अभी जो उनका कहना है कि 120 बनने, 390 बन चुके हैं। तो बेनिफिट कितना हो पा रहा है? बात यहाँ पे जो एक बार बार सवाल आता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है या विभाग के जो अधिकारी हैं जो कुंडली मार करके बैठते हैं, वो गवर्नमेंट चाहे अभी हो या पूर्ववर्ती हो, जिसे 5 साल हर 5 साल में चुनाव के बीच जाना है, वो चाहता है कि बेहतर तरीके से रिजल्ट निकले और जो हम पॉलिसी बना के देना चाहते हैं, जनता या व्यापारी आम जन कोई भी हो वो खुश रहे उससे। तो ये तो होता है सरकार का एजेंडा, यानी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का। एक होती है ब्यूरोक्रेसी। तो कई बार ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि वो एक राइडर होते, एक हर्डल पैदा करने की कोशिश करते हैं, जबकि सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं लेकिन नहीं ऐसा काम नहीं कर पाते। क्या वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है या फिर ऐसा ही है? समिट में किसी भी प्रदेश में जो होती है सबसे बड़ी बताया जाता है कि परेशानी का कारण होता है, ये कैसा है? देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि मतलब जो भी सरकार आती है वो ये प्रयास करती है कि 5 साल में अच्छा काम हो। अब की बार काफी सारे इंडस्ट्रियल एरिया काटे हैं पूरे राजस्थान भर में, लेकिन हमने कई बार ये कोशिश करी सरकार को कहने की कि अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर जो लैंड है वो प्राइम चीज होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो अगर आप प्राइम में ऐसी लैंड को ही ऑक्शन कर देंगे तो फिर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में जो आज करोड़ों रुपया चाहिए वो कैसे होगा? तो जो भी अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जमीन ऑक्शन की वजह से इतनी ज्यादा महंगी रेटों में मिलती है कि इंडस्ट्री वायबल नहीं होती है। तो जहां इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर करोड़ों रुपए के एमओयू की बात सरकार कर रही है, वो धरातल पे कैसे उतरेंगे वो एमओयू, वो तो अभी बाद में देखने का विषय है। ये तो एक परिकल्पना है कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेके आना है, हम इसका स्वागत करते हैं कि आना ही चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं डाउन द लाइन, तो अभी देखा जाए तो राजस्थान में
पिछले कई सालों में कोई बड़ी इंडस्ट्री अभी आई नहीं है। ये करार जरूर हुए हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ है अभी तक किसी भी इंडस्ट्री का। जो जिस तरह से अभी रेगुलर रेटें बढ़ रही है, आरआर जो है आरबीआई ने 3 बार रेटें बढ़ा दी है लगातार, उससे भी फाइनेंस बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। आज देखा जाए तो इन्वेस्ट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट करता है जो इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। तो जो नई रिप्स पॉलिसी है उसमें जो इंटरेस्ट की सब्सिडी के लिए बोला गया था कोविड में के साथ इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, तो वो अभी पूरे तरह से मिल नहीं पा रही उद्योगों को। तब राजस्थान का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है आज हमारे पास में, और सबसे महंगी बिजली होने के बाद में ये जो पावर कट अभी शुरू हुआ है लगातार 6 महीने से, तो जितने भी नए इन्वेस्टमेंट है उनको इसमें बहुत झटका तो लगेगा ही। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी चाहती भी है लेकिन फिर भी बहुत चीजें धरातल पे नहीं उतर पा रही है, जैसा मेरे को लग रहा है इस इन्वेस्ट राजस्थान से, क्योंकि ये पहले होना था लेकिन किसी वजह से अभी नहीं, अभी अब हो रहा है और अभी भी आगे ये 1 साल कैसा रहेगा ये तो सोचने का विषय। जैसे आप देखेंगे बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, हाँ, वेयर हाउस को उद्योग का दर्जे के लिए आज हम कम से कम 5 साल से सरकार को हम 50 बार लिख के दे चुके कि जब यूडीएच वेयर हाउस का दर्जा उद्योगों को दे रहा है तो रिको ने क्या अपराध किया कि रिको के इंडस्ट्री में आज वेयर हाउस का दर्जा उसको उद्योगों को नहीं मिले। तो अगर मानो आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को फायदा देंगे तो इस समिट का भी फायदा स्टेट को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें। जगदीश जी, एक सवाल है, ये तीसरा समिट हो रहा है हमारे यहाँ पे। एक बार अशोक गहलोत साहब ने किया, फिर उसके बाद में वसुंधरा राजे जी ने किया, फिर अशोक गहलोत कर रहे हैं जी। तो कुछ अंतर महसूस हो रहा है कि हाँ वसुंधरा जी के टाइम पे ये सब कुछ था, अब अलग है इससे हटके, ऐसा कुछ है कि यार रूट लाइन तो एक ही है? नहीं, देखिए ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। सरकार में ब्यूरोक्रेसी ने भी और सरकार का भी ये हमें दिखा कि भाई उद्योगों को बढ़ाना चाह रहे हैं, और सरकार ने ये पक्ष भी रखा इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं। तो रिप्स के अंदर भी अभी नई नीति आई, एमएनएसटी स्कीम्स आई। ऐसा नहीं है सरकार ने काम नहीं किया है, एमएनएसटी स्कीम रिको में भी आई है, वैट में भी आई है। हमारी डिमांड थी और भी चीजों की, काफी चीजें पूरी भी की है। हम ये नहीं कह सकते कि समिट का बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस समिट में ऐसी विशेष बात यह है कि पहले सिर्फ ये होता था कि इतने 1000 करोड़ आएंगे, लेकिन अब की बार सरकार ने एमओयू साइन किए बजाय के सिर्फ बात करने के। तो एमओयू साइन होने से कहीं ना कहीं एक आपस में ये आता है कि हाँ ये इंडस्ट्री लगेगी। एमओयू साइन होने के बाद इन्वेस्टर ये मानता है, इंडस्ट्री थोड़ा श्योरिटी होती है, थोड़ी श्योरिटी मान सकते हैं, होती है। तो ये बात सोमानी साहब वापस आऊंगा। मैं अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, जगदीश जी का एक्सपीरियंस है एमएसएमई को लेकर के, और हमारे यहाँ पे चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट्स हो, हमारे यहाँ की जो लघु दस्तकारी है वो हो, या यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, ब्लू पॉटरी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान की अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनके प्रमोशन को लेकर के कुछ लगता है आपको? देखिए, मैं बिल्कुल कहूंगा ये, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो रही हो, या इससे पहले जो लोग रहे होंगे, निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि हमारा रेवेन्यू जो पार्टनरशिप है, लोगों का जो पैसा आता है वो बढ़ना चाहिए। कलेक्शन होगा तो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सरकारों का एक लिमिटेड रिसोर्सेज रह गए हैं सभी के पास में। कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि सरकार की अच्छी प्लानिंग रही लेकिन उसके बावजूद भी सिरे नहीं चढ़ पाती हैं? 20% अगर इन्वेस्टमेंट भी धरातल पे नहीं उतर रहा है तो आप ये बताइए कि पोजीशन क्या हो पाती है? देखिए योगेंद्र जी, बात वही घूम के आती है, सरकार की मंशा रहती है, चाहे कोई सरकार हो। हम तो व्यापारी आदमी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी सरकार रही हो, सरकार की मंशा होती है कि हमारा राजस्थान स्टेट डेवलप करे, और जो कोई जमाने में बीमारू उद्योग की श्रेणी में आया था उससे निकल के औद्योगिक श्रेणी में आए। और राजस्थान में प्रचुर संभावना है, जैसे आपने भी कहा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत संभावना है। टूरिज्म सेक्टर जो है सबसे बड़ा सेक्टर है राजस्थान पूरे इंडिया का। कोई भी बाहर से आता है, कोई एनआरआई आता है तो राजस्थान जरूर आना चाहता है। माइंस एंड मिनरल का बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ, ऐसे यहाँ डिपोजिट्स है, ऐसे में उसको धोने की इनको सही पॉलिसी लाके, लेकिन जब फाइलें आप जैसा बता रहे थे, और फाइलें जाके जब सिंगल विंडो सिस्टम भी आया, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस भी आया, सरकार की एक सबसे बड़ा जो इस टर्म में हुआ कि 3 साल तक कोई नया इंडस्ट्रीज लगाता है
तो उसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्म भर के दे दे और 3 साल तक उसको कोई जरूरत नहीं, उसको एक्सटेंशन भी मिलेगा निश्चित रूप से। तो ऐसे में ये मनसा रहती है, सरकार चाहे कोई भी हो, सबकी मनसा रहती है कि हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रीज आए, जिससे ये जो हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल इंडस्ट्रीज है, उसको। लेकिन जो ढीले नीति होती है, जैसे अपने बाड़मेर में भी पचपदरा रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, अभी कल परसों ही आ गई कि 2022 में कंप्लीट होने वाला था, अब वो चला गया 2024 में। इससे जो प्रोजेक्ट के जो टाइम लिमिट 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया 70,000 करोड़ का। 70,000। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो नहीं होती है, इसके कारण ये निश्चित रूप से नुकसान होता है। ये जो अपने अधिकारी बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनको थोड़ा सा और ज्यादा MNC कॉर्पोरेट कंपनी और जो जी तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की बात तो हो चाहे कहीं पे भी थोड़ा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि वास्तव में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है। टाइम बाउंड प्रोग्राम में निश्चित रूप से राजस्थान फिर खुशहाल राज्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सुरेश जी, आप लोगों ने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वास्तव में समिट तो सभी के टाइम पे अच्छे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर आता नहीं है, वो MOU साइन करके निकल जाता है, फिर उसके बाद में लौट के नहीं आते हैं, क्योंकि हर सरकार की मंशा यही होती है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश में पैसा आएगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कभी कोशिश की आप लोगों ने भी, कहा कारण क्या रहता है इसका? देखिए योगेंद्र जी, मैंने यही कह रहा हूँ, अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि गहलोत जी जो बोलते हैं वो करते हैं। मैं इन कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, भैया मुझे बताइए कि तुम्हारा नेता 10 दिन की गिनती के ओर के कर्जा माफी की बात करके गया था किसानों की, वो आज तक कर्जा माफी नहीं कर रहे। मैं मुद्दे पे लौट रहा हूँ, चलिए सुनिए सुरेश जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ कि सरकार मैं देखिए मुद्दे पे आना चाहूंगा। सीएम यादव साहब मैं लौट रहा हूँ, मैं सिर्फ मुद्दे पे लौटना चाहता हूँ। हमारे साथ 2 व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, ये बड़ी पीड़ा की बात होगी, सरकार आपकी भी रही है, किसी ने कोशिश करने की, कभी सोचने की भी कोशिश की है कि हाँ यार इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आता क्यों नहीं है? ये तो ठीक है, आप राहुल गांधी पे आरोप लगाएंगे, फिर ये मोदी जी पे आरोप लगाएंगे, मेरा एजेंडा वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपने पार्टी स्तर पे भी रिसर्च की होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में या उपलब्धियां वसुंधरा जी की रही होंगी, उसमें भी आप लोगों ने डाला होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट राजस्थान करवाया। इन्वेस्टमेंट तो कोई भी करवा सकते हैं, जैसे आज गार्डन्स में डांडिया करा रहा है कोई, उसी तरह से आपके समिट्स हो रहे हैं, लेकिन ये डांडिया की खनक पर दूर तक कहां सुनाई दे रही है, मैं वो जानना चाह रहा हूं आपसे भी। आप राहुल गांधी को भी भूल जाइए और कांग्रेस को भी भूल जाइए, वो जवाब दीजिए। समिट आपके वक्त भी हुआ, खामी क्या रही? गुजरात सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, वहां 20% नहीं आ पाता है, तो कारण कभी कोशिश की जाती है कि क्यों नहीं आ पाते हैं, क्या है ऐसी वजह? और अगर आप लोग बताते हैं तो उसे फॉलो करना चाहिए कि इस कारण से यहाँ गलती रहती है, इसे दुरुस्त करें। तो सुनो मेरी बात सुनो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा है? एक तो भ्रष्टाचार, राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अफसर मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, MLA मंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब मंत्री तो रबड़ स्टाम्प है। जब आपके अफसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, जब अफसर फाइलों को रोक के बैठ जाएगा, तो कहां से सर हम जब गर्ग साहब मैं सवाल में आपसे भ्रूण परीक्षण नहीं करा रहा, मैं डिलीवरी की जो मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपके जमाने की भी समिट की बात कर रहा हूं कि कारण क्या है कि 20% भी नहीं आ पाया। आप तो भ्रूण परीक्षण कर रहे हो, अभी तो इनका तो समिट होना है, उसको होने तो दीजिए। राजस्थान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब इन्वेस्ट समिट हुआ था, तब हमारे 20 से 25% तो इन्वेस्टमेंट हुआ है, 20 से 25%, लेकिन आज की स्थिति यह है कि 20 से 25% भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। आप उस चीज पे गौर करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब अफसरों को प्रेशर डलवा के उनसे काम करवाया जा रहा था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि अफसर इन मंत्रियों के प्रेशर में नहीं आ रहे, अफसर काम नहीं कर रहे हैं। आज अफसरों के ऊपर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आए दिन अफसर ट्रेप होते जा रहे हैं। अफसरों की ये स्थिति है कि वो सुनते ही नहीं है। आज आप नगर निगम चले जाओ, JDA चले जाओ, रिको चले जाओ, सोमानी जी खुद बोल रहे हैं कि साहब ऑक्शन के अंदर लैंड अगर आप बेचोगे तो उसको रेट में कहां से मिलेगी।
जब बिजली की दरें आपके राजस्थान में महंगी है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? समय कम है गर्ग साहब, समय कम है गर्ग साहब, समय में सीएल यादव जी से जवाब दिलवाता हूँ, सीएल यादव जी से जवाब दिलवाता हूँ। यादव साहब, एक बड़ा कारण गर्ग साहब ने बताया है कि हमारे वक्त 20-22% के आसपास तो आया था, आपके वक्त तो ये भी नहीं आ पाएगा। उसकी वजह 2-3 बता रहे हैं कि बिजली महंगी है, अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, अधिकारियों ब्यूरोक्रेसी पे आपके मंत्रियों की पकड़ नहीं है, जो ये कह रहे हैं, जो इनको लग रहा है, क्योंकि देखिए ये भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और मजे खिलाड़ी है राजनीति के, सब कुछ इनकी एक्सरसाइज है, क्योंकि गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं तो उसको मायने होते हैं उसके। मैं गर्ग साहब आप जवाब तो सुनिए, हवा में बातें नहीं कर रहा, जवाब सुनिए गर्ग साहब, जवाब सुनिए, जवाब तो सुनिए सर। अगर आप भी बोल सर गर्ग साहब अगर आप बोलते रहेंगे तो आपके सवालों के जवाब कैसे आएंगे? सवालों के जवाब तो सुनना चाहेंगे आप, जरा सुनिए गर्ग साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में। एक बार सीएल यादव जी का जवाब सुनिए, सीएल यादव जी का जवाब सुनिए एक बार आप। हाँ यादव साहब कंटिन्यू करिए आप। गर्ग साहब की तरह हवा में बातें नहीं कर रहा। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 51 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। जिस दिन समिट होगी 2 दिन में 51 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पहली बात, 520 एमओयू धरातल पे आ चुके हैं, जिसमें 6114 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। दूसरी बात, अभी आपने खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी 2-3 दिन पहले, भिवाड़ी में पिछले 2 साल में 200 कंपनी आई है, उन्होंने 32,000 लोगों को रोजगार दिया। 55% जीएसटी में ग्रोथ आई है भिवाड़ी में। ये हकीकत है। हम हवा में बातें नहीं करते भाजपा की तरह, हम हकीकत में बातें करते हैं, धरातल पे रह के बातें करते हैं। आपके सामने है, जब से 2018 से सरकार बनी है उसके काम आपके सामने। रिप्स 2019 आई, एनर्जी पॉलिसी 2019 आई, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 आई, एग्रो प्रोसेस आई, एग्रो बिजनेस आई, एग्रो एक्सपोर्ट आई, आपके पास चिरंजीवी स्कीम आई, आपके पास कोरोना में 2.5 साल में कैसा सरकार ने काम किया सबके सामने है। पूरा विश्व राजस्थान सरकार की कोरोना में मैनेजमेंट को आज मोदी जी और इनकी जो सरकारें, भाजपा की सरकारें, जिनके खपन चुराए जा रहे थे, आपने देखी होगी तस्वीरें गंगा के मैदान से, कैसे तस्वीरें खपन चुराए जा रहे थे बॉडियों के, वो आपके सामने है। लेकिन हमारे अपन तो मुद्दे पे लौटे, अपन अपने मुद्दे पे लौटे, क्योंकि राजस्थान अपने को तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करवाना, अभी गंगा जी में नहीं करेंगे। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 11 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की बात की है। 40% प्रोजेक्ट एमओयू एलओआई धरातल पे आ चुके हैं। 40%, 1,32,000 करोड़ की कल ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग में 32 प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिली है। कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट को 1,32,000 करोड़ के 32 सैंक्शन मिली है। तो इसलिए हम हवाई बातें नहीं करते, हम आंकड़ों की बातें करते हैं। इनकी गुजरात मॉडल की हम बातें कर रहे हैं पिछले 8 साल से, जिसने सबसे ज्यादा इस देश को बर्बाद किया। वहां पे 2 बार मेट्रो का उद्घाटन हो गया अहमदाबाद में, और जो लैंड एक्वायर की थी इन्होंने अहमदाबाद मेट्रो के नाम से, आज उसमें 1 गज जमीन आपको एक्वायर की मिल जाए उस अहमदाबाद शहर में, जिसका मोदी जी ने कल उद्घाटन शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। आप मेरे को बता देना गर्ग साहब, मैं यही हूँ, गर्ग साहब मेरे को 1 गज जमीन बता दे उस अहमदाबाद मेट्रो की जो एक्वायर की थी, मेट्रो प्रोजेक्ट दोबारा शिलान्यास हुआ है। हम चलिए सर, सोमानी जी के पास समय कम है सर, मैं सोमानी जी के पास जाना चाहूंगा, समय कम है, समय कम है। यादव साहब मैं सोमानी जी के पास में जाना चाहूंगा। सोमानी साहब, अभी बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार इसमें कोई संदेह नहीं है, मेरे को किसी भी सरकार की नीयत पे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, जिसने भी कोशिश की होगी, करते हैं, करते रहेंगे, उनका एक ही गोल होता है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट। गर्ग साहब 1 मिनट रुकिए, उनका एक ही गोल होता है कि इसे अचीव करें, और उनका मकसद होता है कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, आज किसी भी देश का अगर पैरामीटर डेवलपमेंट का देखना है तो ये होता है कि आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो लगता है कि हाँ बहुत सारी चीजें इनकी बाहर जा रही हैं, और अगर हम इंपोर्ट पे ही अगर डिपेंड होते हैं तो बड़ी बात होती है कि इनके पास में इतना प्रोडक्शन भी नहीं है। आज स्टेट के लिए, सबके लिए ये हो गया है पैरामीटर, अगर वास्तव में उसके डेवलपमेंट, उसके विजन का अगर कहीं इकाई मान के चलें, वो होता है कि आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, इंडस्ट्रीज कितनी आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नैनो के कारखाने के लिए नरेंद्र मोदी को जो हाइप मिली थी कि एसएमएस के जरिए टाटा को यहाँ पे बुला लिया और नैनो का कारखाना लग गया वेस्ट बंगाल से, एक मैसेज मिला था सारा। राजस्थान में ऐसी क्या कारण है? गर्ग साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्ग साहब
ने बीच में ये नहीं जोड़ा कि वर्तमान पहले कब रहा भ्रष्टाचार। 20% नहीं उतर पाया। अगर आज 20% भी नहीं आ रहा है तो भ्रष्टाचार कारण है, तो पहले भी रहा होगा ये कारण। तो हम उस जड़ को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों से तो सबसे, हर मुख्यमंत्री जब प्री टॉक्स होती है बजट की तो कभी चर्चा करते हैं आप लोग साहब, आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म तो तैयार करते हो, लेकिन इस दीमक का इलाज तो करिए। उस दीमक को पकड़ने को कोई कोशिश करता है कि इस वजह से नहीं आ पाते हैं? देखिए ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार की बात है ना, वो ऐसा मैं उसको सही नहीं मानता। भ्रष्टाचार हम नहीं बोल सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि सरकार जब सोचती है और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है उस टाइम उतने सफल तरह से एग्जीक्यूशन नहीं होता। इस वजह से वो इंडस्ट्री अपनी जो मूल भावना है जिसको लेकर वो शुरुआत करती है तब वो उससे बिखर जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज मेरा ये प्रोग्राम है कि मेरे को आज मानो 100 करोड़ की कोई इंडस्ट्री लानी है, और अगर सरकार के कोऑर्डिनेशन की वजह से वो इंडस्ट्री आज अगर 6 महीने या साल भर रेट हो जाती है तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वापस से वायबिलिटी चेंज हो जाती है, उसकी पूरी कॉस्ट एनालिसिस बदल जाती है। मार्केट का आप देखिए अचानक से किस तरह से रॉ मटेरियल की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतना ज्यादा इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगा हो गया है कि आज की तारीख में मतलब यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आज हमारी काफी ज्यादा महंगा प्रोडक्ट यहाँ बनता है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी दूसरी कंट्रियों में प्रोडक्शन नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो आज प्रॉब्लम क्या है कि जितने बड़े मैन्युफैक्चरर है वो सारा का सारा माल एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। इंडिया का मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए विदेशी मुद्रा के भंडार पहले से अचानक से कितने कम हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं कि इतना पैसा, इतना माल, इतना जो पैसा है वो $82 हो गया, इतना बढ़ गया है डॉलर। उसकी वजह से एक्सपोर्ट वाले को तो फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्ट करने वाला है उसकी बहुत बुरी हालत है इंडस्ट्री चलाने के अंदर। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ये समिट का ये जो फायदा है वो तभी मिलेगा जबकि एग्जीक्यूशन अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार की वजह से इंडस्ट्री जा रही है, ऐसा नहीं है। ये सरकार के जो एक्यूरेसी प्लान है, जो कन्वर्जन प्लान है, जैसा कि मोदी जी का कन्वर्जन प्लान, जैसा कि आपने बोला नैनो आया था तो उन्होंने ऑफिसर्स लगा दिए। तो अगर इस समिट में हर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑफिसर्स डेजिग्नेट कर देंगे कि वो उसको देखेंगे तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तोमानी साहब, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, मैं बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूं जिनके जरिए ये बात निकल करके आती है कि कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है, उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है। कुछ ब्यूरोक्रेसी की टांग अड़ाने की वजह से बहुत सारे होते हैं। अभी अरुण अग्रवाल साहब से बात हो रही थी मेरी MST स्कीम को लेकर के, और आप लोगों के प्रयास से उसकी डेट्स भी बढ़ी हैं और मुख्यमंत्री ने अनाउंस भी करेंगे, शायद 7 तारीख को बढ़ जाएगी, 31 मार्च तक के लिए जा रही है वो। तो गवर्नमेंट तो चाहती है, आप सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है करप्शन। एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है। आज CL यादव साहब की जब सरकार है तो गर्ग साहब कह रहे हैं पहले ये लोग लगाया करते, तो ये कोई मुझे ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन हाँ ये बात जरूरी है, मॉनिटरिंग का अभाव होता है कि जो व्यापारी है उसको धक्के नहीं खाने पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अधिकारी 3-3 घंटे तक उनसे मिलते नहीं है या आकर के चले जाते हैं, वो देखते हैं कि एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है। तो वास्तव में देखिए गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है। हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटी अगर हम दें के योग्य बनाएंगे उसे कि वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर बन सके। वो कोई ये तो है नहीं कि पाकिस्तान की जनता को एम्प्लॉय बनाएगा, यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये रोजगार कम होगा क्योंकि सरकारों के पास में नौकरी नहीं है। एटलीस्ट जो पैसा लगा रहा है और आपकी जो एक बहुत बड़ी बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहा है उसकी आप भी हेल्प करिए। तो मेरा अपना मानना है, जो मैं निचोड़ निकाल पा रहा हूं कि ऐसे समिट्स के बाद में सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि जवाबदेही हो अधिकारियों की कि ये फाइल की क्या स्थिति है और क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर खामी है तो उसे दुरुस्त करवाइए। कोई नहीं कहेगा कि आउट ऑफ द वे जाकर के और जेल में जाने के आप काम करिए और आप सिग्नेचर करके खत्म कर दीजिए काम, वो बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन उसका रास्ता निकाल करके कुछ जो कर सकते हैं करिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा गर्ग साहब, समय ऑलरेडी हो चुका है, तो चलिए हमारे इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी बातों का जवाब देना था।